गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 8 जिसका शीर्षक है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। अब आप समझ लीजिए कि पर्यावरण क्या होता है और प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। पर्यावरण आप बहुत सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, फिर भी समझ लीजिए कि आपके आसपास का जो भी वातावरण होता है उसको पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन वो हैं जिनका उपयोग आप सोते जागते सभी समय करते हैं, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन, नदियों में पानी, पहाड़, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। उन संसाधनों का उपयोग हम अपने जीवन में लगातार करते चले आ रहे हैं और कभी भी इन प्राकृतिक संसाधनों की कमी हमें नहीं महसूस होती थी, लेकिन लगातार अप्राकृतिक ढंग से संसाधनों का दोहन और बढ़ती हुई जनसंख्या या विशाल जनसंख्या के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनके बाद बुद्धिजीवियों को, एनजीओ को, बड़े देशों को और प्रबुद्ध वर्ग को इस ओर ध्यान आकर्षित कराना पड़ा कि पर्यावरण आपका बिगड़ रहा है, आपकी ऋतुएं बदल रही हैं। इनका कारण क्या है? जब वैज्ञानिकों ने इसकी तरफ सोचा तब उन्होंने देखा कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का अप्राकृतिक ढंग से दोहन कर रहे हैं और एक जनसंख्या विशाल हो गई है। इस जनसंख्या की विशालता के कारण कहीं कहीं संसाधनों की कमी महसूस होने लगी। तब पर्यावरण के बारे में सोचा गया और देखा गया कि हमारा पर्यावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है, क्या कारण है ऐसे जो हमें प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का हम ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये पाठ आपके सिलेबस में रखा गया कि आप समझ सकें कि किस तरीके से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण को किन किन स्थितियों में हम खराब कर रहे हैं। जब ऐसी समस्याएं आईं तब 1962 में, कहां? 1962 में, उससे पहले देख लेते हैं 1960 में। 1960 के दशक में पर्यावरण के विषय में देशों ने बात करनी प्रारंभ की। इसके विषय में मंथन आरंभ हुआ। पहले लोग सोचते ही नहीं थे कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन ये मंथन का विषय भी है, इसको मंथन योग्य भी नहीं समझा जाता था। फिर 1960 के दशक में इस पर बातचीत प्रारंभ हुई कि नहीं, इस पर बातचीत करनी पड़ेगी, इस पर विचार करना पड़ेगा, इसके कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, अन्यथा पृथ्वी में चारों तरफ परिवर्तन देखा जा रहा है। बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जो प्रारंभ में अभी 10 साल पहले थे लेकिन अब नहीं है। बहुत सारी ऋतुएं चेंज हो रही हैं। अप्रैल और मई के महीने में बर्फबारी हो रही है और बरसात के दिनों में पानी नहीं बरस रहा है। ये ऋतुओं का पूरा परिवर्तन होता चला जा रहा है। इन सब मुद्दों को देखते हुए, इन सब प्राकृतिक घटनाओं को देखते हुए पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों की तरफ झुकाव हुआ।
देखा गया कि क्या कारण है, किन परिस्थितियों में ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, मानव क्या गलत कर रहा है जिसके माध्यम से ये प्रकृति का परिवर्तन आ रहा है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि समस्याएं क्या हैं। इस समय समस्याएं उत्पन्न हो गई। कौन कौन सी? कृषि योग्य भूमि घट रही है। क्या हो रहा है? 1960 के दशक में देखा गया कि कृषि योग्य जो भूमि थी वो घटती चली जा रही थी, या तो वो बंजर हो गई थी या किसी अन्य कारण से, फैक्ट्रियां लगने से, विकास होने से, बस्तियां बनने से उसकी जोत घटती चली जा रही थी। या एक चीज और कह सकते हैं, उत्तराखंड में मैं रहता हूं, मैं देखता हूं कि वहां पलायन की वजह से भूमि बंजर होती जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर है चरागाहों में चारे खत्म हो रहे हैं। जो चरागाह थे, जो प्राकृतिक चरागाह थे, जहां पर लोग अपने बहुत सारे पशुओं को ले जाके रखते थे, वहां से चारा लाते थे, वो चारे कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। हमारे पास उन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग या दुरुपयोग के कारण ये सारी स्थितियां पैदा हो रही हैं। अगला देखते हैं, मत्स्य भंडार घट रहे हैं। यानी कि समुद्र में जो मछलियों के भंडार हैं वो या तो जगह बदल रहे हैं या उनकी स्थिति कम हो रही है। नदियों में जो मछलियां पाई जा रही थी, जो बहुत बड़ा खाद्य का स्रोत है, लगभग पृथ्वी की बहुत बड़ी जनसंख्या मछलियों के खाद्य पर निर्भर है। पश्चिम बंगाल में तो पूरे एक टाइम मछली और भात से ही काम चलता है। जब ये कम होने लग जाएंगे तो पृथ्वी पर खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो जाएगी। पृथ्वी पर खाद्यान्न की कमी उत्पन्न होने का मतलब आप जान रहे हैं कितनी विकट और विनाशकारी समस्या पैदा हो जाएगी। आगे देखते हैं। जल प्रदूषण बढ़ रहा है। जल प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, और जल प्रदूषण बढ़ रहा है और साफ पानी की कमी हो रही है। बहुत सारा काम हम ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे जल के जो स्रोत हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं। साफ पानी यानी कि साफ पीने के पानी की कमी हो रही है। कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि इस जल की वजह से ही तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ होगा। इन जल संसाधनों पर अपना अधिकार करने के लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। अगला है, वनों का क्षेत्र घट रहा है। कैसे घट रहा है? नए वनों को उतनी तेजी से लगाया नहीं जा रहा है। कभी वनों में अग्नि के कारण, कभी रोड बनने के कारण, कभी विकास के कारण, कभी मानव बस्तियों के कारण लगातार वनों की कटाई चल रही है और इन वनों की कटाई से पूरी तरीके से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अब आते हैं, जैव विविधता को हानि हो रही है। क्या है? जैव विविधता जो हमारे यहां है, अलग अलग पशु पक्षी, अलग अलग स्थितियां, अलग अलग संस्कृति, इन सब में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव हो रहा है। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या है? ओजोन परत में छेद हो जाना। ओजोन परत का ये छेद कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को आमंत्रित करता है और ये ग्लोबल वार्मिंग कम से कम 20% जनसंख्या के लिए अत्यंत हानिकारक है। चलिए आगे देखते हैं कि जब ये समस्याएं सामने आई तो इन समस्याओं से निपटने के लिए विश्व ने क्या किया।
हमारे बुद्धिजीवियों ने क्या किया? तो पहला जो आया इसमें 1972 में क्लब ऑफ रोम, क्या है? एक क्लब बनाया गया, जिस क्लब को क्या कहा गया? क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, एक शीर्षक लिमिट्स ऑफ ग्रोथ नामक शीर्षक से अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की। क्या किया? एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उसमें उन्होंने बताया कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ही खतरनाक है इस संसार के लिए। जिस तरीके से, जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, वो जनसंख्या कहीं ना कहीं वनों पर, कहीं ना कहीं जीवों पर, कहीं ना कहीं जंतुओं पर और कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों पर असर डालती है। और ये प्राकृतिक संसाधन यदि समाप्त होने लगे तो आप सोचिए, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं हुआ तो जीवन कहां से आएगा? अगर हम प्रदूषित पानी पिएंगे तो क्या होगा? स्वस्थ रहेंगे? रोगी हो जाएंगे। आज आप देखिए, कहीं पर भी अस्पताल में जाइए, वहां लगता है जैसे सारी दुनिया बीमार हो गई है, सारे लोग बीमार हो गए हैं, इतनी भीड़ होती है वहां। इन स्थितियों को देखते हुए कुछ विचार आगे बढ़ाए गए, देख लेते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के लिए एक कार्यक्रम बनाया जिसको कहा गया यूएनईपी। क्या कहा गया? यूएनईपी के माध्यम से कुछ कार्य किए गए, कुछ जागरूकता के कार्य किए गए, लोगों को समझाया गया, लेकिन उससे कार्य नहीं बना। उनकी देखा गया कार्य क्या हो रहा है। इसके पश्चात 1992 में एक सम्मेलन किया गया। क्या कहा गया उस सम्मेलन में? क्या नाम था उस सम्मेलन का? देख लेते हैं। उसको रियो सम्मेलन का नाम दिया गया। क्या? रियो सम्मेलन, या इसी को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी हम जानते हैं। कभी पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, कभी रियो सम्मेलन कहते हैं, दोनों एक ही चीज है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या हुआ था इसमें। 1992 में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर हुआ था ये। 170 देशों ने भाग लिया इसमें। कितने देशों ने? 170 देशों ने इसमें भाग लिया। ब्राजील के रियो डी जेनेरो एक जगह का नाम है, रियो डी जेनेरो में हुआ, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन बोला जाता है। इसमें हजारों एनजीओ आप जानते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं जो मानवता के हित में कार्य करती हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसमें भाग लिया। चिंतन का विषय क्या था? पृथ्वी, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का बदलता वातावरण, पृथ्वी पर बढ़ता तापमान, ये सब विषय थे उस सम्मेलन के। देखिए आगे। इससे पहले हमने बताया, इससे पहले भी काम होते रहे हैं। इससे 5 वर्ष पहले हमारा एक जैसा भविष्य, क्या? इसके 5 वर्ष पूर्व एक हमारा एक जैसा भविष्य नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें बताया गया कि आर्थिक विकास के वर्तमान रूप से चलकर टिकाऊ विकास संभव नहीं है। यानी कि आज जो आर्थिक विकास चल रहा है, उस तरीके से आर्थिक विकास टिकाऊ नहीं हो सकता है। हो तो सकता है, लेकिन ज्यादा दिन तक वो चल नहीं सकता। क्यों? विकास तो हमने कर लिया। विकास करने के पश्चात यदि कोई समस्याएं ऐसी पैदा हो गई जो विनाश की तरफ ले गई, तो वो टिकाऊ विकास नहीं कहलाता है। यानी कि आज की परिस्थितियों में यदि विकास किया जाता है, आज के ढर्रे पर अगर विकास किया जाता है, तो वो विकास नहीं होगा, बल्कि विनाश की ओर अग्रसर करेगा हमें। तो ऐसी रिपोर्ट
इसके 5 वर्ष पूर्व ही प्रकाशित हो गई थी। अब देख लेते हैं कि इसमें समस्या कहां आ रही थी। समस्या क्या है? समस्या आप देखिए, यह हमने पृथ्वी बनाई है। मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है इसलिए खराब बनी है। ये मैंने पृथ्वी बनाई है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं वो बहुत धनी देश हैं, बहुत विकसित देश हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश क्या हैं? गरीब हैं, विकासशील हैं। तो इन दोनों गोलार्धों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। और जो उत्तरी ध्रुव के देश हैं वो कहते हैं कि सारे लोग मिलके इन समस्याओं का एक जैसा निराकरण निकालेंगे और इसमें सबकी भागीदारी एक जैसी होगी। क्या होगी? एक जैसी होगी। चलिए देख लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या समस्याएं हैं। पहले उत्तरी गोलार्ध की देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे पहले क्या है? पर्यावरण संरक्षण। ये देख रहे हैं बुद्धिजीवी हैं, विकसित हैं, तो ये देख रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण इस समय आवश्यक है। यदि पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया गया तो दिक्कत आएगी। दूसरा है प्रदूषण। जो ये हवाएं खराब हो रही हैं, ये जो जल खराब हो रहा है, इन सब चीजों से बचाव की आवश्यकता है। तीसरा है ओजोन परत में छेद और ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन परत में छेद और ग्लोबल वार्मिंग। अगला देख लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध के लोगों के क्या समस्याएं हैं। नंबर 1, गरीबी तथा भूखमरी समाप्त करना। इनकी पहली प्राथमिकता है गरीबी और भूखमरी समाप्त करना। दूसरा है आधारभूत संरचना में वृद्धि करना। इनके पास अभी आधारभूत संरचना नहीं है, इनके पास अभी रोड नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। अगला देखते हैं विकास के साथ पर्यावरण का संरक्षण। ये कहते हैं कि हमें विकास कर लेने दीजिए, उसके साथ धीमे धीमे हम पर्यावरण संरक्षण भी करेंगे। लेकिन ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जो ठीक आमने सामने आ जाती हैं, टकराहट उत्पन्न हो जाती है और किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। किसमें? ये जो रियो सम्मेलन हो रहा था, इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार यानी कि नियम और आचार निर्धारित किए गए। क्या है वो नियमाचार? एजेंडा 21। एक एजेंडा रखा गया जिसको नाम दिया गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 के नाम से, क्योंकि यहां हम लोग लॉ का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी, उसकी मोटी मोटी चीज हम आपको बता देंगे। क्या था इसमें? ये कह रहे हैं कि विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए। एजेंडा 21 में विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए और कहा गया कि उत्तरी गोलार्ध के देशों तथा दक्षिणी गोलार्ध के देशों का विकास का ध्यान अधिक है, पर्यावरण की समस्याओं पर ध्यान नहीं है। क्या है? पर्यावरण की समस्याओं पर ध्यान नहीं है। अब आगे चलते हैं कि इसमें उन्होंने एक नई चीज सम्मिलित की जिसमें कहा गया वैश्विक संपदा या मानवता की साझी संपदा। एक स्थिति आई कि साझी संपदा क्या होती है और इसको कौन लोग संचालित करते हैं, ये कैसे चलती है, देख लेते हैं। विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र जिन पर एक देश का अधिकार नहीं है, जिन पर क्या है? एक देश का अधिकार नहीं है, उनके प्रबंधन का भी अधिकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय का होता है, एक देश का नहीं होता, अंतरराष्ट्रीय समुदाय का होता है। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं? नंबर 1 अंतरिक्ष, नंबर 2 समुद्री सतह और नंबर 3 अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका, जहां पर जीवन नहीं है, बर्फ ही बर्फ है, लेकिन उस पर भी अधिकार के अपने दावे ठोके जाते रहे हैं। चलिए, इस संबंध में कुछ संधियां हुई। कौन सी संधियां हुई? अंटार्कटिका 1959 में, मॉन्ट्रियल न्यायाचार जैसे चीजें हुई, लेकिन उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखते हैं साझी संपदा। क्या? साझी संपदा परंतु अलग अलग उत्तरदायित्व। एक नया पदबंध आया जब दोनों में टकराहट हुई, दोनों ध्रुव के लोगों में, दोनों ध्रुव के देशों में टकराहट हुई, तो एक नया पदबंध सृजित किया गया, बनाया गया। उसको कहा गया साझी संपदा परंतु अलग अलग उत्तरदायित्व। ठीक है, अब अलग अलग उत्तरदायित्व क्या है? नंबर 1, पर्यावरण के प्रश्न पर दोनों गोलार्धों में विवाद है। क्या विवाद है? विकसित देश चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक देश बराबर का उसी प्रकार से हो, लेकिन विकासशील देश क्या कहते हैं? विकासशील देश कहते हैं कि विकासशील देश चाहते हैं कि जिस देश में ने पर्यावरण को जितना क्षतिग्रस्त किया है, क्षतिपूर्ति भी उसी प्रकार से हो। क्या है? वो कहते हैं कि भाई हम तो अभी विकास प्रारंभ किया है, ये सारा का सारा मसला उत्पन्न हुआ है विकास के दौरान प्रयोग की गई गलत तरीके की गतिविधियों से। हमने तो वो काम किया नहीं। जब हमने वो काम नहीं किया तो उसका उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर कैसे आ जाएगा भाई? ये सब कार्य आपने किया है और आप कह रहे हैं कि सबका एक जैसा दायित्व होगा, तो ये गलत बात है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमें अपना विकास करने दीजिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो व्यक्ति ने जितना क्षति पहुंचाई है, क्षतिपूर्ति भी उसी अनुपात में वो करेगा। जब ये बात रखी गई तो विकसित देश पूरी तरीके से नाराज हो गए। उन्होंने इस तरीके की चीजों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। विकासशील देश जो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इन पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए 1992 रियो सम्मेलन में इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि इसी सिद्धांत को साझी संपदा परंतु अलग अलग उत्तरदायित्व कहा जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति ने जितनी क्षति की है, क्षतिपूर्ति में वो उतना ही भागीदार होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला। संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यायाचार UEFCCC, क्या? UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, काफी बड़ा है, समझ लीजिए। दोबारा हम बता देते हैं आपको। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक प्रस्ताव रखा गया, एक संधि बनाई गई। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि इस संधि में स्वीकार किया गया कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुसार अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। इस तरह साझी परंतु अलग अलग उत्तरदायित्व के साथ पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर से यह मान लिया गया यूएनओ के द्वारा भी कि जिस व्यक्ति ने क्षति नहीं पहुंचाई है वो क्षतिपूर्ति क्यों करेगा, और जो अभी विकास के दौर में हैं वो अभी पर्यावरण को उतना नुकसान पहुंचा भी नहीं रहे हैं, तो उनको विकास करने दिया जाए। आज
हमने देखा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का पहला सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। दूसरे सेशन में इसको हम कंप्लीट देखेंगे कि किन किन स्थितियों में क्या क्या नीतियां बनी और भारत का इसमें क्या योगदान था। धन्यवाद।